कर्नाटक में शानदार जीत ने जहां कांग्रेस के लिए राजनीतिक संजीवनी का काम किया है, विपक्षी एकता के लिए भी वो किसी चमत्कार से कम नहीं है दोस्तों। जिस बात का इंतजार विपक्ष कर रहा था, जिस बात का एक अरसे से नीतीश कुमार को इंतजार था, वो बात ममता बनर्जी ने कह दी है। बकौल ममता बनर्जी, जिन सीट्स पर कांग्रेस मजबूत है और यह संख्या करीब 200 से ज्यादा सीटें हैं, वहां पर कांग्रेस का समर्थन किया जाएगा। यानी कि तमाम विपक्ष को ऐसी सीटों पर कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए और जिन जिन राज्यों में विपक्ष मजबूत है, क्षेत्रीय दल मजबूत हैं, उनका समर्थन सबको करना चाहिए। मगर दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि कर्नाटक के चुनावों के दौरान ममता बनर्जी ने एक बार भी अपील नहीं की थी कांग्रेस को वोट देने को लेकर। शायद ममता बनर्जी को इस बात को लेकर शक था कि इतनी शानदार जीत के साथ कांग्रेस जो है वो किंग की सीट पर बैठेगी या नहीं। और यही नहीं दोस्तों, मैं आपको बतला दूं कि ममता बनर्जी की इस बात का समर्थन अखिलेश यादव ने भी किया है। सबसे पहले मैं आपको सुनवाना चाहता हूं कि अखिलेश यादव ने क्या कहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, कर्नाटक में चुनाव के नतीजे ने विपक्षी एकता के लिए एक राजनीतिक संजीवनी का काम किया है। ममता बनर्जी ने भी यही बात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कही थी। उन्होंने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। मजबूत पार्टी को प्राथमिकता देनी चाहिए, जहां कांग्रेस मजबूत है उसे वहां लड़ने देना चाहिए, लेकिन उसे यानी कांग्रेस को भी दूसरी पार्टियों का समर्थन करना पड़ेगा। हमने अनुमान लगाया है कि कांग्रेस 200 सीटों पर मजबूत है। अगर आप कुछ अच्छा चाहते हैं तो कुछ जगहों पर त्याग भी करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश को ही मान लीजिए, वहां हमें अखिलेश यादव को प्राथमिकता देनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि कांग्रेस को वहां नहीं लड़ना चाहिए, मगर हमें यह बात जो है फैसले के तहत मिलकर करना होगा। विपक्षी एकता पर भी ममता बनर्जी से सवाल किया गया, क्योंकि विपक्षी एकता दोस्तों अपने आप में कभी कभी एक नामुमकिन चीज दिखाई देती है। क्योंकि दिक्कत क्या है, विपक्ष में सभी क्षेत्रीय क्षत्रप हैं, यानी कि अपने अपने इलाके, अपने अपने राज्य के दिग्गज हैं और कोई भी किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहता। कांग्रेस को यह लगता है कि वो एक राष्ट्रीय दल है, लिहाजा जिस भी राज्य में उनका गठबंधन किसी के साथ है वो अपनी जोर आजमाइश करते हैं और इसका नुकसान भी हुआ है। मसलन बिहार। विपक्षी एकता पर क्या कहना ममता बनर्जी का आपके स्क्रीन पर। मैं कोई जादूगर नहीं हूं, न ही ज्योतिषी। मैं नहीं बता सकती कि भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन मैं एक चीज बोल सकती हूं कि जहां भी क्षेत्रीय पार्टी मजबूत है वहां बीजेपी नहीं लड़ सकती। जहां लोग निराश और हताश हैं, जैसे कर्नाटक को ही ले लीजिए, लोगों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ वोट दिया। एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए, यह फॉर्मूला नीतीश का था कि एक सीट पर एक उम्मीदवार, यानी कि जितनी भी 543 सीटें हैं लोकसभा की, हर सीट पर विपक्ष का एक उम्मीदवार हो। मगर मैं एक बात बतला दूं, यह चीज बैकफायर भी कर जाती है, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि रुदाली के खेल में भारतीय जनता पार्टी एक्सपर्ट्स हैं। याद कीजिए, कर्नाटक चुनाव में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही राग अलापते रहे कि मुझे गाली दे रहे हैं, मेरे कब्र की खुदाई की बात कर रहे हैं। थ्रू आउट द चुनाव यही बात हो रही थी। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो प्रधानमंत्री का नाम लेकर ब्लैकमेल भी करती है। याद है कर्नाटक की जनता को क्या कहा था कि भाई अगर आप चाहते हैं कि राज्य को प्रधानमंत्री का आशीर्वाद मिलता रहे, केंद्र सरकार से मदद मिलती रहे, तो कमल के बटन को दबाइएगा। इस तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा है, यानी दोहरी स्ट्रैटेजी है। एक तरफ प्रधानमंत्री के नाम पर झूठी सहानुभूति पैदा करना और दूसरी तरफ ब्लैकमेल। इसलिए अगर विपक्ष को लगता है कि एकजुट होकर ही वो बीजेपी का मुकाबला कर पाएगी तो वो गलत है। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी साफ है। कर्नाटक में बेशक नफरत की हार हुई है, बेशक राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान की जीत हुई है, मगर नफरत में कोई कमी नहीं आ रही है दोस्तों। और मैं आपको 2 मिसाल देना चाहता हूं। आने वाले 1 साल में यही भारतीय जनता पार्टी की रणनीति होगी। सबसे पहले देखिए, शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो अपनी पूरी कैबिनेट के साथ द केरला स्टोरी देखने जा रहे हैं। एक ऐसी फिल्म जो झूठ परोसती है, एक ऐसी फिल्म जो नफरत परोसती है,
उस फिल्म को देखने शिवराज सिंह चौहान अपनी पूरी कैबिनेट के साथ जा रहे हैं, यानी कि राज्य की जनता को एक संदेश दे रहे हैं कि हम एक ऐसी फिल्म का अनुमोदन कर रहे हैं, एक ऐसी फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं जिसकी बुनियाद ही झूठ थी। और क्यों? क्योंकि केरला स्टोरी के अंदर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक उम्मीद दिखाई देती है कि इस्लाम के खिलाफ, कट्टर इस्लाम के खिलाफ लोगों में नाराजगी पैदा होगी। लव जिहाद, जिसके बारे में केंद्र सरकार भी कहती है कि हमारे पास कोई आंकड़े नहीं है, लव जिहाद को लेकर मुसलमानों के खिलाफ नाराजगी पैदा होगी। यही वजह है कि केरला स्टोरी को प्रमोट किया जा रहा है और आने वाले दिनों में यही होने वाला है। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, पूरे स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बागेश्वर धाम यानी धीरेन्द्र शास्त्री सो कॉल्ड कथावाचक बिहार पहुंचते हैं और उनकी आरती एयरपोर्ट में उतारी जा रही है। आरती कौन उतार रहा है दोस्तों? इसमें गिरिराज सिंह हैं, रामकृपाल यादव हैं, रविशंकर प्रसाद हैं, सम्राट चौधरी हैं, तमाम भाजपा के नेता हैं। आरती उतारी जा रही है दोस्तों। अब इस ट्वीट को देखिए, रविशंकर प्रसाद जो कि उम्र में बागेश्वर धाम से कहीं ज्यादा बड़े हैं, ये कह रहे हैं कि मैं उनका आशीर्वाद लेने आया हूं। माननीय रिंकिया के पापा यानी कि माननीय मनोज तिवारी वो ड्राइवर बन गए बागेश्वर धाम के। अर्थ क्या है इसका? कि जो कथावाचक भड़काऊ बातें करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लोगों को बांटने की बात करते हैं, उन्हें प्रमोट किया जाएगा। क्योंकि ये कथावाचक भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट भी मांग रहे हैं। मसलन यही जो बागेश्वर धाम थे, उन्होंने बिहार के मंच पर जाकर कहा कि हिंदू राष्ट्र की शुरुआत तो बिहार से होगी। क्यों कहा? क्योंकि बिहार के अंदर तेजस्वी और नीतीश के साथ आने से जातीय लामबंदी हो रही है, जातीय ध्रुवीकरण हो रहा है और यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल बात है। ऊपर से जो जातीय जनगणना की पेशकश की थी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने, वो भी सिरदर्द का सबब बन गया था बीजेपी के लिए। अदालत ने उस पर रोक लगा दी, वो एक अलग बात है। तो जातीय जनगणना बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द था। उसका मुकाबला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार उग्र मुद्दे उठा रही है। याद कीजिए, बिहार के मजदूरों के बारे में बीजेपी किस तरह से झूठ बोल रही थी कि उन्हें तमिलनाडु में मौत के घाट उतार दिया गया था। याद कीजिए, रामनवमी के मौके पर बजरंग दल ने किस तरह से बिहार के कई इलाकों में दंगे भड़काए थे। ये वहां की पुलिस की रिपोर्ट थी। यानी कि बिहार में जातीय जनगणना का असर ना हो, तेजस्वी और नीतीश के साथ आने का असर ना हो, इसलिए बिहार में माहौल को भड़का रही है बीजेपी। अब ये लोग एक बागेश्वर धाम को ले आए हैं जो लगातार विवादास्पद बातें कहता है और कहता ही रहता है। दो मिसाल मैंने आपको दी, केरला स्टोरी, बागेश्वर धाम, दोनों ही नकारात्मक मिसालें और भाजपा को लगता है इन्हीं नकारात्मक चीजों के जरिए उसे वोट मिलेगा। विपक्ष को इन चुनौतियों का सामना करना है। विपक्ष को लगातार मुद्दे पर बने रहना है और कर्नाटक के अंदर कांग्रेस ने इस बात को प्रमाणित किया था। कांग्रेस मुद्दों से भटकी नहीं थी दोस्तों, वो लगातार मुद्दों पर थी। वो जानती थी बजरंग दल पर पाबंदी लगाने को लेकर बीजेपी राजनीति करेगी, मगर कांग्रेस ये भी जानती थी कि बजरंग दल जो है वो खासी बदनाम थी कर्नाटक के अंदर, इसलिए छप्पर फाड़ वोट कांग्रेस को मिले थे। यही वजह है कि कांग्रेस वहां पर जीत गई। क्यों? क्योंकि कांग्रेस मुद्दे पर बनी हुई थी। इसी तरह से हिमाचल में मुद्दे पर बनी हुई थी। मगर जैसे आप मुद्दे से भटकते हैं, ममता बनर्जी को भी समझना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हुए थे तब क्या हुआ था बताइए? भारतीय जनता पार्टी ने उन पर अश्लील हमला बोला, उन पर हमले भी करवाए गए, उन्हें चोट भी लगी। प्रधानमंत्री ने उन्हें बार बार ताना दिया, याद है? दीदी, ओ दीदी। मगर वो मुद्दे पर बनी रही और परिणाम आपके सामने है। दो और मिसाल देना चाहता हूं, बिहार और उत्तर प्रदेश, दोनों जगह पर तेजस्वी और अखिलेश यादव ने शानदार चुनाव लड़ा। कई लोग कह रहे थे वो जीत जाएंगे, मगर यहां क्या दिक्कत हुई? जहां तक बिहार की बात थी और उत्तर प्रदेश की बात, दोनों राज्यों में दोनों नेता जमीन पर देरी से उतरे। तेजस्वी यादव तो बस 2 ही महीने पहले उतरे, अखिलेश 6 महीने पहले उतर गए थे, मगर उन्हें बहुत पहले से ही अपनी पैठ बिठानी चाहिए थी।
तेजस्वी के बारे में मैं तो इतना कह सकता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि कम से कम 5 या 6 ऐसी सीटें थीं जहां पर स्थानीय प्रशासन के जरिए गड़बड़ झाला करवाया गया था, नतीजों को पलट दिया गया था, ऐसा कई मेरे पत्रकार मित्र कहते हैं कथित तौर पर। तो वहां पर तो खेल अलग था और उसका परिणाम भी आपने देखा क्योंकि तेजस्वी यादव की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी, मगर उन्हें जीत नहीं मिल पाई। हां, अगर 1 साल पहले से वो मैदान में होते, लोगों के मुद्दे उठा रहे होते तो शायद परिणाम कुछ और होते दोस्तों। उत्तर प्रदेश में भी यही उम्मीद की जा सकती थी, मगर उत्तर प्रदेश में पहली बात तो अखिलेश देर से मैदान में उतरे, दूसरी बात पूरी व्यवस्था जो कि भाजपा के हाथ में थी, तीसरी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद का करिश्मा, ये तमाम फैक्टर्स जो हैं उसकी वजह से बीजेपी को जीत मिल गई थी। तो कहने का मुद्दा क्या है? सबसे पहली बात, मुद्दे पर लड़िए, भटकिए मत। दूसरी बात, ईमानदारी से लड़िए। अगर विपक्ष वाकई एकजुट होकर मुकाबला करना चाहता है तो अपने स्वार्थों को, अपने निजी स्वार्थों को, अपने मुंगेरी लाल के सपनों को पीछे छोड़कर आइए। लोकतंत्र में एक अच्छी लड़ाई लड़िए, चाहे बाद में नतीजा कुछ और भी हो, मगर लड़ाई लड़िए। और जब भी विपक्ष ने अच्छी लड़ाई लड़ी है उसे सफलता मिली है, तो अपने स्वार्थ को पीछे छोड़िए, मुद्दे पर बने रहिए। और जैसे कि ममता बनर्जी ने कहा, जिस क्षेत्र का जो दिग्गज है उसे चेहरा बनाया जाए, जिस राज्य का जो दिग्गज है उसे चेहरा बनाया जाए। जिन नेताओं की राष्ट्रीय स्तर पर मौजूदगी है उन्हें बगैर लाग लपेट के समर्थन दिया जाए। अपने पार्टी के अंदर जो दोहराव वाली स्थिति है, बंटवारे वाली स्थिति है, उसे संबोधित कीजिए। और इसे संबोधित करने की जरूरत किसको है? बताइए बताइए। कांग्रेस को है। कांग्रेस और विपक्ष अगर एकजुट हो भी जाए, मगर अगर कांग्रेस में हर राज्य में लड़ाई हो रही हो तो क्या होगा? मसलन राजस्थान में सचिन पायलट ने धमकी दे दी है कि मैं आंदोलन करूंगा अपनी ही सरकार के खिलाफ। सचिन पायलट एक जमाने में करीब 20 विधायकों के साथ भाजपा की गोद में जाकर बैठने वाले थे, मगर उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। दूसरी तरफ यहां कर्नाटक में भी आप जानते हैं कि डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, जबकि यह जनादेश सही मायनों में सिद्धरामैया के नाम पर था। तो वहां पर भी हालात दो फाड़ हैं। पंजाब में भी यही हुआ था। मध्य प्रदेश में इसी के चक्कर में उनकी सरकार चली गई। तो ऐसे कई राज्य हैं जहां पर दो फाड़ है कांग्रेस, लगभग हर राज्य में। और सबसे बड़ी बात, न सिर्फ आप अपने राज्यों के अंदर जो सिविल वॉर चल रहा है, जो सिर्फ टव्वल चल रहा है, उसे संबोधित कीजिए, बल्कि क्षेत्रीय दलों के साथ तालमेल बिठाइए। उनके साथ बड़े भैया का एटीट्यूड, बिग बॉस का एटीट्यूड बिल्कुल मत अपनाइए। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं। जब बिहार के चुनाव हो रहे थे तो कांग्रेस लगातार आरजेडी को ब्लैकमेल कर रही थी कि हमें ज्यादा सीट दीजिए, ज्यादा सीट दीजिए। इसके अलावा जिन उम्मीदवारों को चुना गया था दोस्तों, उनके बारे में मंत्रणाएं नहीं की गई थी आरजेडी के साथ। इनमें से कई विवादास्पद चेहरों को चुन लिया गया था। उन विवादास्पद नामों की वजह से अन्य सीटों में भी महागठबंधन को नुकसान उठाना पड़ा था। इसलिए कांग्रेस को अहंकार त्यागना पड़ेगा, क्षेत्रीय दलों की बात भी करनी पड़ेगी, और उसी तरह से क्षेत्रीय दलों को भी अपने निजी हितों को त्याग कर उस बड़े मकसद की ओर लड़ना पड़ेगा, अगर आप ईमानदार हैं तो। वरना भाजपा के हाथ में तो सब कुछ है। साम दाम दंड भेद, एजेंसीज, प्रचार तंत्र, मीडिया, पैसा, सब कुछ है। मुकाबला कोई नहीं कर सकता भारतीय जनता पार्टी का। इस लिहाज से आप मुकाबला कर सकते हैं तो सिर्फ हौसले से, सिर्फ फोकस से। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि कांग्रेस और विपक्ष अभी से बैठकर एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएं कि राष्ट्रीय स्तर पर हम देश को क्या विकल्प देना चाहते हैं। एक ऐसी पार्टी से हम कैसे मुकाबला करना चाहते हैं जो पूरे देश की जनता को सिर्फ बांटना चाहती है, काटना चाहती है, ऐसे मुद्दों को तरजीह देती है जिससे समाज के अंदर दंगे जैसे हालात पैदा हों।
यह भारतीय जनता पार्टी की हकीकत है और विपक्ष को इसी संदेश को एक सकारात्मक अंदाज में देश की जनता को पहुंचाना पड़ेगा। क्या विपक्ष ये कर पाएगा? 1 साल का समय है। कहने को तो राजनीति में 1 हफ्ते का समय भी बहुत लंबा होता है, मगर कहने को 1 साल भी बहुत कम होता है। इसीलिए प्लानिंग अभी से करनी होगी। अगले 1 साल 24 घंटे का राजनेता बनना पड़ेगा हर राजनेता को। अखिलेश यादव गायब नहीं हो सकते, राहुल गांधी गायब नहीं हो सकते, प्रियंका गांधी वाड्रा गायब नहीं हो सकती। आपको जमीन पर उतरना होगा। ममता बनर्जी विरोधाभासी संकेत नहीं दे सकती। अगर उनका एक विधायक ईडी या इनकम टैक्स ने पकड़ लिया, इसका मतलब नहीं कि आप घर में दुबक कर बैठ जाएं। नहीं, अगर आप खुद को दीदी कहती हैं, शेरनी कहती हैं, तो वो राजनीतिक शौर्य दिखाइए जो आपने पश्चिम बंगाल के चुनाव में दिखाया था। पीछे नहीं हट सकते। पीछे हटने का वक्त खत्म हो गया है, वरना बीजेपी विपक्ष को रौंद देगी और ये इस लोकतंत्र के साथ सबसे बड़ा मजाक होगा। अब एस आर शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।